हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विपिन। गाइडेंस गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वर्ण विचार पर चर्चा कर रहे थे। आज भी हम लोग वर्ण विचार पर ही चर्चा करेंगे और जो टॉपिक हमने जहां पर छोड़ा था उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहां पे उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, आज हम जो जिस पे चर्चा करेंगे वो उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब पिछली क्लास में पढ़ा था तो वहाँ पे क्या था कि हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया और व्यंजन को पढ़ लिया। वहाँ से रिलेटिव जितने भी टॉपिक थे, जो भी पॉइंट बन रहे थे, बिंदु बन रहे थे, हम लोगों ने उन पे चर्चा कर ली थी। आज अब जो कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, मुख से किस स्थान से उसका उच्चारण होता है, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, हम आज उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ण है वो के मुख के किस स्थान से उसका उच्चारण होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने बात कही है वर्णों की। किसकी कही है? वर्णों की, ना कि यहाँ पे स्वर ना व्यंजन। वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजन दोनों। तो आज मैं स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण स्थान की बात करूंगा। तो पहले देखिएगा कि जैसे कि ये समझते हैं, देखिए ये क्या है? मनुष्य है। ये क्या है? मनुष्य है। और जो मनुष्य है उसको वो जब उसके कोई बात बोलता है तो उसके जो विचार आते हैं, तो सबसे पहले विचार कहाँ पे आते हैं? हृदय में। उसके मनुष्य के जो विचार हैं वो सबसे पहले कहाँ आते हैं? हृदय में। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हम लोग ये जो हैं ये क्या हैं? मनुष्य के दांत। ठीक है, ये क्या है? दांत। और दांत के जस्ट ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा मसूड़ा या मूर्धर। मसूड़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मूर्धा। और यहाँ के जस्ट बाद यहाँ से जो ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन बनती है, तो इसको यहाँ से और यहाँ तक ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तालु। और उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे नाक छिद्र होता है, यहाँ पे अंदर, वहाँ पे एक लटका हुआ छोटा सा कंठ टाइप का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? काकल। उसको क्या बोलते हैं? काकल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? काकल। और उसके बाद ये जो है, ये यहाँ से मनुष्य की ये जीव जो है, और ये इस तरीके से, ये मनुष्य की क्या है? जीव। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिएगा अब क्या कि मनुष्य जब भी इसको उच्चारण स्थान जो होते हैं वो कितने हैं? 5 हैं। पहले मुख्यतः 5 हैं। देखते हैं। अब जैसे कि मनुष्य के हृदय में सबसे पहले विचार उत्पन्न हुआ। सबसे पहले विचार कहाँ उत्पन्न हुआ? हृदय में। अब जब हृदय में उसके विचार उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? इस कंडीशन में। कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। इसको हम क्या कहते हैं? कंठ। इसको क्या कहते हैं? कंठ। ठीक है, जैसे कि ये हो गया नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिएगा, मनुष्य के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ तो वो विचार सबसे पहले कहाँ आया? कंठ में। और कंठ के बाद ये कहाँ पे पहुँचेगा? कंठ, ये क्या है? तालु। तो कंठ के बाद ये कहाँ आएगा? तालु में। ठीक है, तालु में। उसके बाद ये क्या बोला था हमने? मूर्धा। ठीक है, इसे मसूड़ा या मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा या फिर मसूड़ा।
ठीक है, मसूड़ा। अब उसके बाद ये जो हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद ये जो है हमारे दांत, क्या है, दांत, ये कंडीशन है, ये क्या है, दांत की, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दंत। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दंत, दंत। ठीक है, उसके बाद ये क्या है हमारे होंठ, ये क्या है, होंठ। और होंठ जो है, जब भी हम उच्चारण करते हैं कुछ वर्णों का, तो हमारे होंठ क्या है, आपस में टकराते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ओष्ठ। क्या कहलाते हैं, ओष्ठ। ठीक है, अब देखिएगा, जो मनुष्य है उसके सबसे पहले विचार कहाँ आते हैं, हृदय में। नंबर 1 कंडीशन, जब वो हृदय में आते हैं तो सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, कंठ पे। उसके बाद फिर आते हैं कहाँ पे, तालु, इसका मतलब 2 नंबर। फिर आते हैं मूर्धा, मतलब 3 नंबर, मतलब 3 नंबर क्या, मूर्धन्य या मूर्धा। उसके बाद चौथा क्या हो जाएगा, दंत, और 5वां क्या हो जाएगा, ओष्ठ। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेते हैं। कंठ को हम लोग क्या कहते हैं, कंठ को कंठ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, तालु को क्या कहते हैं, तालु को क्या कहते हैं, तालव्य। क्या कहते हैं, तालव्य। उसके बाद मूर्धा। ठीक है, मूर्धा, इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य। और उसके बाद फिर क्या आता है, दंत। फिर क्या आता है, दंत। दंत को हम क्या कहते हैं, दंत। ठीक है, या फिर दंत। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ। उसके बाद क्या आता है, ओष्ठ। उसको क्या कहते हैं, ओष्ठ, ओष्ठ। ठीक है, अब देखिएगा ये उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो मनुष्य के जो विचार हैं सबसे पहले कहाँ आते हैं, हृदय में। हृदय से फिर सबसे पहले पहुँचते हैं कहाँ पे, कंठ में, और कंठ के बाद फिर तालु, फिर मूर्धा, और फिर दांत और होष्ठ। तो जो वर्ण हैं वो मनुष्य के कहाँ से उच्चारित होते हैं वो आप देखिएगा। ठीक है, अब हम इसको नोट करिएगा। अब हम इनके स्थान की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके स्थान की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे हम स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण स्थान एक साथ ही पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम स्वरों को देख लेते हैं। स्वर कितने हैं हमारे, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 4, 4, 8 और 3, 11। उसके बाद क्या आता है हमारा, का वर्ग। ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और उसके बाद या, रा, ला और वा, और इधर शा, 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 चा, चा, शा, और ये हा। उसके बाद अनुस्वार और विसर्ग। ठीक, अब इसको एक चीज़ हम इसका चार्ट बनाते हैं, चार्ट के अनुसार इसको समझते हैं। ठीक है, चार्ट के अनुसार हम इसको समझेंगे कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे किसका, नंबर 1 का। ठीक है, नंबर 1 में एक चीज़ याद रखना कि हमें ये रटने नहीं है, हमें इसको समझना है, ये कहाँ से और कैसे उच्चारित होते हैं। ठीक है, इनको हमें समझना है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, आ और आ, इनको एक साथ उठाया,
तो क्या हो गया आ और आ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने स्वरों से इसको ले लिया। उसके बाद अब हम एक वर्ग से लेंगे, वर्ग से किसको लेंगे, का वर्ग को। किसको लिया, का वर्ग को, ठीक है, का वर्ग को, ठीक। अब उसके बाद का वर्ग को ले लिया। अब उसके बाद अब यहाँ से अब इनमें से एक को लेंगे, तो हम किसको लेंगे, विसर्ग को। किसको लेंगे, विसर्ग को, ठीक है। तो अब एक चीज, इतने हमें वर्ड मिल गए, ये कहाँ से उच्चारण हो रहे हैं, कंठ से। कहाँ से हो रहे हैं, कंठ से या फिर कंठ से, ठीक है, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, हम इनको ले चुके हैं, इनको हम ले चुके हैं, इसको ले चुके हैं और इधर इसको ले चुके हैं। अब दूसरा नंबर आता है, अब आता है दूसरा नंबर। अब देखिएगा, हम आ ले चुके हैं, तो यहाँ से हम किसको लेंगे, ई और ई को। किसको लेंगे, ई और ई को, ठीक है, ई और ई को ले लिया। उसके बाद अब वर्ग में आते हैं। वर्ग में हम किसको लेंगे, चा वर्ग को। किसको लेंगे, चा वर्ग को, ठीक है, चा वर्ग को, चा वर्ग को ले लिया। अब देखिएगा, अब हमने यहां से हमें अब इससे उठाना है, तो इससे हमें किसको उठाना है, इन दो को। किनको उठाना है, या और शा को, ठीक है। तो ये या हो गया और क्या हो गया, शा हो गया, और क्या हो गया, शा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्या था, मनुष्य के हृदय में विचार आते थे, फिर कहाँ, कंठ, और कंठ के बाद क्या कंडीशन होती थी, तालु। कंठ के बाद क्या होती थी, तालु। तो ये उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तालु से या फिर तालव्य, ठीक है। अब देखिएगा, ये दो कंप्लीट हो गए। अब तीसरा नंबर देखते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा। अब यहां से देखिएगा, हम इसको ले चुके हैं और इनको ले चुके हैं। अब किसका नंबर आना चाहिए, ऊ का। लेकिन ऊ को हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये होठ से बोले जाते हैं, होठ से निकलते हैं। तो इनको हम थोड़ी देर के रोक लेते हैं और हम इसको उठाते हैं, किसको, री को, ठीक है, इसको उठाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हमने ले लिया इधर से। अब इसमें हम इसको ले चुके हैं, किसको लेंगे, टा वर्ग को। किसको लेंगे, टा वर्ग को, ठीक है, टा वर्ग को। और फिर उसके बाद फिर हम किसको लेंगे, यहाँ पे इसको ले चुके हैं। अब हम किसको लेंगे, इन दो को, मतलब कि रा और शा को, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान, अब इसको देखो, कंठ, सबसे पहले कंठ, तालु, और फिर क्या था, मूर्धा, ठीक है, फिर क्या था, मूर्धा, ठीक है, या फिर मूर्धन्य, ठीक है। अब देखिएगा, तीन कंडीशन हो गई और इनका उच्चारण स्थान क्या है, हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर यह है कि देखो, हम यहाँ से इसको भी उठा चुके हैं, इनको भी और इसको भी उठा चुके हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, उ, ए, ओ और औ। इनको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। इनको अभी, क्योंकि ये संयुक्त स्वर भी बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अब हम बात करते हैं, एक यहाँ पे जो चौथी कंडीशन है, यहाँ पे आता है ली, ठीक है। इसका ज़रूरी नहीं हम इसको हिंदी में प्रयोग करें, क्योंकि ये संस्कृत का है, जो मूल हिंदी है, जिसे संस्कृत कहते हैं, संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में प्रयोग नहीं होता। चाहो तो आप इसके लिख सकते हो या फिर कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, तावर्ग। किसको लेंगे, तावर्ग को, तावर्ग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम एक एक दोनों से उठा लेंगे, ला और शा को, ला को और शा को, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, सबसे पहले कंठ, फिर क्या, मूर्धा, और फिर उसके बाद कंठ, तालु, फिर मूर्धा। अब क्या आएगा, दंत। अब क्या आएगा, दंत, अब क्या आ गया, दंत। इसको क्या कहेंगे, दंत, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं 5 नंबर की। अब देखो, अब भाई, अब हम यहाँ पे हमने इनको ले लिया, इनको ले लिया, इनको ले लिया। अब बचे क्या थे, ये उ। तो हम सबसे पहले इसको लेते हैं, उ और उ को, ठीक है, इन दोनों को ले लिया। उसके बाद अब देखिएगा, इधर हमारा बचा क्या है, पावर्ग। क्या बचा है, पावर्ग। तो हमने इसको ले लिया, किसको, पावर्ग को, ठीक है, पावर्ग ले लिया। उसके बाद अब हमारे पास उ हो गया।
पा वर्ग हो गया। अब बताइए इनमें से हमको किसको लेना होगा, इनमें से हमको किसको लेना होगा। अब यहाँ से हमें किसी को नहीं उठाना, यहाँ पे उ और पा वर्ग, यहाँ पे पा वर्ग, तो ये इतने ही आएंगे और इसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया और दंत हो गया। अब क्या आएगा, ओष्ठ, क्या आएगा, ओष्ठ, ठीक है, इसको ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है, ठीक है। अब इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ तक देखिएगा, हमने इनको भी उठा लिया है, ये भी हमारे यूज हो चुके, ये भी हो चुके, ये हो चुका, ये और ये। अब यहाँ भी ये सब हो चुके हैं, इधर विसर्ग हो चुका है। अब हमारे पास जो बच्चे हैं, बचा कौन कौन सा है, देखिएगा हमारे पास जो बचा है ए, आए, ओ और औ, 4 ये हमारे पास बचे हैं। उसके बाद वा और उसके बाद हा और उसके बाद अंग, अनुस्वार, ठीक है। अब हम इनके उच्चारण स्थान की बात करेंगे, इनके उच्चारण स्थान की। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा, अब हम 6 नंबर की बात करते हैं और उच्चारण स्थान में लेते हैं किसको, ए और ऐ को, ठीक है। किसको लेते हैं, ए और ऐ को, ठीक है, ए और ऐ को। लेकिन अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिएगा आप एक चीज़ देखा होगा भाई, ए जो बनता है किन 2 स्वरों से मिलकर बना है, आ से और ई से, आ और ई से मिलकर बना है। जब आ और ई से ए मिलकर बना है और आ का उच्चारण स्थान क्या था हमारा, कंठ, आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, क्या था, कंठ, ठीक है। अब उसके बाद ई जो बचा है हमारा, ई का उच्चारण स्थान क्या था, तालु, क्या था, तालु। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं कंठ तालव्य, क्या कह सकते हैं, कंठ तालव्य। इनका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, कंठ तालव्य, ठीक है। इनका या फिर कंठोष्ठ, या फिर कंठोष्ठ भी बोल सकते हैं, कंठ तालव्य या कंठोष्ठ, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान पता हो गया। अब देखिएगा 7 नंबर की बात करते हैं, मतलब इनको हमने यूज कर लिया। अब बचे ओ और औ, ओ और औ, ठीक है। अब देखिएगा हम इनकी बात करते हैं, ओ और औ का बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बिल्कुल सीक्वेंस में बिल्कुल एकदम क्रम में बिठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं, केवल एक बार समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 7 नंबर पे क्या आया, ओ और औ, ठीक है। अब देखिएगा जैसे कि अब ये संयुक्त स्वर है, तो इनका उच्चारण जो ओ है वो किससे मिलकर बना है, ओ जो है किससे मिलकर बना है, आ और ऊ से, आ और ऊ से मिलकर बना है, ओ, आ और ऊ से मिलकर क्या बना है, ओ। तो देखिएगा आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, आ का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कंठोष्ठ, क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ, ठीक है। उसके बाद अब देखिएगा, अब हमारा 8 नंबर पे अब हमारे पास स्वर हो गए। अब बचा क्या है, अब हमारे पास वा बचा है और हा बचा है और उसके बाद अंग बचा है, वा बचा है, वा बचा है, वा। अब वा का जो उच्चारण स्थान है, वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा। अब देखिएगा जो वा हमारा है, अगर वा की हम बात करें तो उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। कहाँ से होता है, वा जब बोलते हैं तो होंठ भी और दंत, जीभ जो हमारी है दांतों में भी टकराती है, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा, दंत और ओष्ठ, क्या होगा, दंत और ओष्ठ। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं दंतोष्ठ, क्या कह सकते हैं, दंतोष्ठ, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर की बात करें, अब यहाँ पे क्या बचा है हमारा, हा। हा का जो उच्चारण स्थान है, देखिएगा जो हमारा हा है और इसके उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो इसका जो उच्चारण स्थान है, बहुत से लोग कई किताबों में कंठ लिखा मिलता है आपको कि कंठ का जो हा है उसका उच्चारण स्थान कंठ है, लेकिन एनसीईआरटी इस चीज़ को नहीं मानती है। एनसीईआरटी एलिजीवा को मानती है। जैसे कि कभी देखा होगा कि हम जब हा का उच्चारण करते हैं तो जो हमारा
हा का उच्चारण, हा वर्ड का उच्चारण है तो हमारा पूरा पेट हिल जाता है। इसका जो अंदर से बिल्कुल निकलता है, ध्वनि जो है अंदर से निकल के आती है। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान अगर कंठ की बात करें तो कई किताबों में इसको कंठ का देख दिया गया है, लेकिन इसको जो हम कहते हैं स्वर यंत्र या फिर क्या कहते हैं, स्वर यंत्र या फिर अलीजीवा, अब देखिएगा स्वर यंत्र या फिर अलीजीवा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, यहाँ पे कई किताबें आपको कंठ भी दे देती हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी मानती है वो इसको मानती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है हा का उच्चारण स्थान, तो सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी आपकी वो क्या होगी, अलीजीवा की। अगर वो प्राथमिकता जो होगी आपकी वो क्या होगी, अलीजीवा की। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर स्वर यंत्र, अगर वो भी नहीं है तब आप कंठ पे जा सकते हैं, तब आप कंठ पे जा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपके अलीजीवा या यंत्र है, स्वर यंत्र है, तो आपको यही आंसर चूज करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 10 नंबर, और जो हमारा बचा क्या है, केवल अनुस्वार। क्या बचा है, अनुस्वार। अब इसके उच्चारण स्थान की बात करें, अब क्या करें, इसके उच्चारण स्थान की। तो इसका उच्चारण स्थान देखिएगा क्या है, जब इसको हम बोलते हैं तो क्या है कि जो वायु है वो हमारे मुख से ना निकल से के कहाँ से निकलती है, नाक से, जो नाक से निकलती है। तो इसलिए इसको नासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक की। क्या कहते हैं, नासिक, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हमारी जो नासिका या फिर जो हमारी वायु है जिसको उच्चारण करने में कहाँ से, नाक से निकलती, तो इसको हम क्या कहते हैं, नासिका। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नासिक, ठीक है। अब देखिएगा जो हमारे उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चन थे वो हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, चाहे वो स्वर के हों चाहे व्यंजन के हों। देखिएगा अब अगर कंठ की उच्चारण स्थान की बात करें तो कंठ में आ और का वर्ग और विसर्ग आता है। अगर तालु की बात करें तो ई चा वर्ग या और शा आता है, ठीक है। देखा होगा क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है इसका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तालव्य शा, ठीक है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। और फिर उसके बाद री ऋषि, और उसके बाद टा वर्ग और रा और सा, इसको मूर्धन्य शा कहते हैं क्योंकि ये मूर्धन्य से उच्चारण होता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर उसके बाद ता वर्ग और ला और शा, इसका उच्चारण कहाँ है, दंत से, उ और उ। फिर उसके बाद पा वर्ग, कौन सा वर्ग, पा वर्ग, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ, ठीक है। ए और ए का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, क्या कहेंगे, कंठ तालव्य, कंठ तालु, ठीक है। उसके बाद फिर ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। उसके बाद जो वा है, वा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। और उसके बाद हा का उच्चारण स्थान अलीजीवा, पहली प्राथमिकता, दूसरी स्वर यंत्र और तीसरी कंठ, ठीक है। उसके बाद जो 10 नंबर पे है अनुस्वार, जिसे अनुस्वार कहते हैं, उसका नासिका या नासिक, ठीक है। इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब उनके उच्चारण स्थान को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे अगले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संयुक्ताक्षर। अब हम बात करेंगे किसकी, संयुक्ताक्षर की। अब हम बात करेंगे संयुक्ताक्षर की। अब हम बात कर रहे हैं संयुक्ताक्षर की। संयुक्ताक्षर सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि इनकी संख्या कितनी है।
इनकी संख्या कितनी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो प्रमाणिक मान्यता है उसके अनुसार, प्रामाणिकता के अनुसार इनकी संख्या केवल और केवल 4 है। कितनी है? 4। और वो 4 कौन से हैं? छ, त्रक, ज्ञा और श्री वाला शा। ठीक है, ये 4 हैं। इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 4। लेकिन इनकी संख्या बनाई बहुत ज़्यादा जा सकती है। जैसे कि हम लिखते हैं मुफ्त। अब देखिएगा, अगर हम इसको मु प्लस फित, क्या ये संयुक्त अक्षर नहीं है? संयुक्त अक्षर नहीं है, ये भी तो संयुक्त अक्षर ही है, ये भी तो संयुक्त ही है। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन जो प्रमाणिक है, प्रमाण के अनुसार केवल जो जिनको मान्यता दी गई है वो केवल केवल 4 ही हैं। अब अच्छा, जो संयुक्ताक्षर हो कहते किनको हैं? संयुक्ताक्षर जो हैं उन्हें हम कहते किनको हैं? तो देखिएगा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। 2 या 2 से अधिक जहाँ पे वर्ण मिले उनको हम संयुक्त। ये इसमें 2 व्यंजन होते हैं, 2 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होता है। 1 स्वर होता है। क्या होता है? 2 व्यंजन होते हैं और 1 स्वर होता है। जैसे कि अब देखिएगा, छा है। ठीक है, अब ये किन दो वर्णों या किन किन से मिलकर बना है? तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, छा है जो क्या है कि जो छा छत्री है, किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है? तो ये क्या है? का। किससे बना है? का। सबसे पहला वर्ड आता है क्या? का। ठीक है, उसके बाद का के बाद फिर दूसरी कंडीशन आएगी क्या? शा। दूसरी बात मूर्धन्य शा। ठीक है, शा। और उसके बाद आ। बहुत से लोग कहेंगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखिए ये स्वर रहित है और यहाँ पे ये स्वर सहित है। ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। तो बात तो एक ही है, चाहे जैसे लिखो। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब ता की बात करें तो ता जो है ये किससे मिलकर? ता, रा और आ। ठीक है, जा जो बना है क्या? किससे है? जा और या प्लस आ। शा जो बना है, शा जो बना है किससे? शा धन आ धन रा। ठीक है, अब ये तो हो गए संयुक्ताक्षर किन किन से मेल से बने। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो ज्ञा है ये किन से मिलकर बना है? आपका पहला आंसर होगा, पहला ऑप्शन है जा, वहाँ दूसरा ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब बताइएगा इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? बहुत से लोग बता रहे होंगे ये अभी आंसर सही है, बहुत से लोग कह रहे होंगे ये भी आंसर सही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आंसर हमारा क्या सही है? तीसरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये मैंने हलंत लगाया था। क्या लगाया था? हलंत। यहाँ पे स्वर रहित था और जब स्वर रहित था तो यहाँ पे क्या होगा? स्वर रहित होगा। अगर स्वर सहित होता, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता तो हमारा ये भी आंसर सही हो जाता और ये भी सही हो जाता। तब हम इन दोनों में से कोई भी बता रहे होते, लेकिन यहाँ पे स्वर रहित था। ठीक है, अब आप इसको समझ गए होंगे जो संयुक्ताक्षर हैं वो किन से और कैसे बनते हैं, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं
अब हम बात करेंगे विकसित स्वर की। विकसित स्वर की आप लोगों ने, आप सोच रहे होंगे ये कौन सी बला है भाई, ये विकसित स्वर कौन से हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विकसित स्वर की। किसकी बात करेंगे, विकसित स्वर की। शायद इसका आप लोगों ने नाम ना सुना हो, तो हम बात करेंगे अनुनासिक। किसकी, अनुनासिक की। अब तो शायद आप समझ गए होंगे, अगर अभी भी नहीं समझ पाए तो हम बात करेंगे किसकी, चंद्रबिंदु। किसकी, चंद्रबिंदु की। विकसित स्वर की बात करें या फिर अनुनासिक की बात करें या चंद्रबिंदु की बात करें, बात एक ही है, क्योंकि ये विकसित किया गया, ये हिंदी में पहले नहीं था। ये जो है विकसित स्वर, ये जो है हिंदी में पहले नहीं था, इसको बाद में बनाया गया है, इसलिए इसको विकसित स्वर कहते। अब ये होता क्या है देख लीजिएगा, ये चंद्रबिंदु है, इसको हम उच्चारण कैसे करते हैं, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब ये जो है इसका उच्चारण, इसको हमेशा तद्भव में गिना जाता है। किसमें, तद्भव में, ठीक है। और जो अनुस्वार है हमारा, इसको तत्सम में, ठीक है। तो इसको कहाँ गिना जाता है, तद्भव में, और इसको तत्सम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसको आप समझ गए होंगे, अब हम बात करेंगे ताड़न जात की। ताड़न जात, या फिर द्विगिण, या बात करें ताड़न जात की या द्विगुण की या फिर उच्छिप्त व्यंजन की। किसकी, उच्छिप्त की, या फिर विकसित व्यंजन, विकसित बात हम करें ताड़न जात की या करें द्विगुण की या उच्छिप्त या विकसित व्यंजन की, बात एक ही है। यहाँ पे दो ही व्यंजन, इनकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या होती है कितनी, एक, और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी है, दो। कौन कौन से, डा और ढा, ठीक है। इनको अब देखिएगा, इनसे संबंधित 2 या 3 बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली बात है, नंबर 1, वो ये है कि ये जो हैं इनको कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता, कभी भी आधा नहीं लिखा जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। मतलब इनको कभी भी, इन दोनों को कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, ये हमेशा स्वर के साथ ही रहेंगे। क्यों, देखिएगा, जैसे कि आपने देखा होगा ये का है, ठीक है। अब हम इसका जब स्वर निकाल लेते हैं तो ये कंडीशन क्या आ जाती है, अब हमने इसको क्या कर दिया, स्वर रहित कर दिया, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो डा है हमारा, यहाँ पे पहले से ही एक चिन्ह लगा हुआ है। अब हम क्या इसके नीचे एक चिन्ह और लगा सकते, नहीं, क्योंकि हिंदी में ये संभव नहीं है। हिंदी में किसी भी वर्ण में हम एक साथ 2 चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि देखो कि एक ये है, को लिखा है, क्या हम इसमें ये मात्रा और लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे दो चिन्हों का हम एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि इनको क्या है कि कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता, कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडीशन ये है, इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, शब्द के प्रारंभ में नहीं होता,
नहीं होता, या तो इनसे कभी भी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है, इन दोनों से कभी भी कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, या तो ये शब्द के बीच में होंगे या फिर शब्द के अंत में होंगे, लेकिन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होंगे। और जहाँ पे भी ये प्रारंभ में मिल जाए, जैसे कि ढक्कन, ये क्या है, प्रारंभ में मिला, तो ये ताड़न जात नहीं है, ये क्या है, टा वर्ग का चौथा अक्षर, क्या है, टा वर्ग का चौथा अक्षर। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब इसको रफ करिएगा, इसको रफ करते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करेंगे हम विदेशी स्वर की। अब हम किस पे बात करेंगे, विदेशी स्वर की। चलिए अब देखते हैं विदेशी स्वर। विदेशी स्वर या फिर आगत स्वर। आगत स्वर, जैसे कि इनकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है, एक। जैसे कि एक हो गया हमारा ये, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं अर्ध चंद्रबिंदु। अर्ध चंद्रबिंदु, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, हम लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, कॉलेज। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, विदेशी स्वर का प्रयोग। इन शब्दों में विदेशी स्वर का प्रयोग किया गया है। ये कहाँ से है, ये अंग्रेजी का है। किसका है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी भाषा का है। जहाँ पर भी ये कंडीशन हमें देखने को मिल जाए तो वो सारे शब्द क्या होंगे, वो सारे शब्द क्या होंगे, विदेशी, क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द। क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं विदेशी व्यंजन की। ये तो हो गई विदेशी स्वर की या आगत स्वर की। अब हम बात करेंगे विदेशी व्यंजन की। विदेशी व्यंजन, अगर हम इनके संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 5। अब आप कह रहे होंगे कि सर विदेशी स्वर और विदेशी व्यंजन मतलब कि ये जो हिंदी में आए तो हैं, लेकिन हमने विदेशी भाषा के शब्द थे उनको हिंदी में प्रयोग किया। जैसे कि जो 5 हैं, इनकी संख्या क्या, जिसमें नुक्ता लगा होता है। क्या लगा होता है, नुक्ता। अब देखिएगा क्या है, का, खा, गा, जा और फा। ठीक, अब ये यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ, तो ये क्या हो गए, अरबी फारसी के, अरबी ये फारसी शब्द, अरबी फारसी। लेकिन एनसीईआरटी इन 5 को नहीं मानती है। एनसीईआरटी केवल 3 को मानती है। किसको, खा, जा और फा को। ठीक है, एनसीईआरटी इन 3 को ही मानती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो विदेशी स्वर है हमारे, वो कितनी संख्या है, 1। कौन सा है, अर्धचंद्र बिंदु वाला। ठीक है, उसके बाद विदेशी व्यंजन की बात करें तो वो कितने हैं, 5। कौन कौन से, का, खा, गा, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं वर्णों की संख्या की। अब देखिएगा, वर्णों की अगर संख्या की बात करें, कि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। अब हम काउंट कर लेते हैं कि जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले 11 तो हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। 33 क्या हो गए, वर्ण हो गए। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 44 वर्ण। ठीक है, मूल वर्ण भी इनको बोलते हैं, मूल, क्या बोलते हैं, मूल वर्ण। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी होगी, 44। उसके बाद
1 नंबर ही हो गया, ये 2 नंबर हो गया। अब देखते हैं 3 नंबर को। 3 नंबर मतलब कि अयोगवाह। अयोगवाह संख्या कितनी है? 2। संख्या कितनी है? 2। उसके बाद 4 नंबर संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर इनकी संख्या कितनी है? 4। और उसके बाद 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर क्या है? ताड़नजात। ताड़नजात संख्या कितनी है इनकी? 2। अगर हम इनको काउंट करें तो 44 और 6 50 और 2 52। कितने हो गए? 52। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कितनी है? 52। उसके बाद क्वेश्चन अगर ये करे, क्वेश्चन ये कहे कि विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है? विदेशी वर्णों की संख्या। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि ना तो व्यंजन की बात कर रहा है ना स्वर की, वो विदेशी वर्णों की बात कर रहा है। विदेशी वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन दोनों की। तो एक तो हमारा विदेशी जो वर्ण था वो क्या था? विदेशी स्वर, ठीक है, विदेशी स्वर। उसके बाद एक और उसके बाद 3 हमारे क्या थे? खा, जा और फा, जिसको एनसीईआरटी मानती है। कुल संख्या कितनी हो गई? 4। तो कितने हो गए टोटल? 56। कितने हो गए? 56। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मानक संख्या ये क्या है? हिंदी वर्णमाला की मानक संख्या कितनी है? मानक संख्या कितनी है? 56। कितनी है? 56। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इतना आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे जो हिंदी वर्ण स्वरों 11 कितने स्वर हैं? 33 वर्ण हैं, जिसमें हमारे अंतस्थ और उष्मस्थ 25 हमारे वर्गीय व्यंजन हैं। उसके बाद 4 अंतस्थ हैं और 4 उष्मज हैं। टोटल कितने हो गए? 33। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? जो मूल वर्ण है कितने? 44। 2 अयोगवाह जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, संख्या कितनी है? 2। संयुक्ताक्षर जो छत्रज्ञ और श्रा है, कितनी है? 2। संयुक्ताक्षर जो छत्रज्ञ और श्रा है, उनकी संख्या कितनी? 4। ताड़नजात दुगड़ या उच्छिप्त या फेंके हुए वर्ण, उनकी संख्या कितनी है? 2। टोटल कितनी हो गए? 52। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम बात करते हैं मात्रा के आधार पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये जानकारी आपके सभी मित्रों तक पहुंच सके। आप इससे जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही आपके मित्रों को फ़ायदा होगा। और आप जब भी हमारे चैनल को लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, हमें थोड़ा उत्साह मिलता है। और जब हमें उत्साह मिलेगा तो हम आपके लिए और नए अच्छे टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। अब बात करेंगे मात्राओं की। अब हम बात करेंगे किसकी? मात्राओं की। अब हम अगर बात करें मात्रा स्वरूप की बात करें, देखिए जो मात्रा स्वरूप है, अगर हम मात्रा स्वरूप की बात करें तो हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। कौन कौन से? आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ, ठीक है। आ इ ई उ ऊ। अब अगर हम इनकी मात्राओं की बात करें तो जो आ है हमारा, तो दृश्य रूप से आ की मात्रा नहीं होती है। तो दृश्य जो इनकी मात्राएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 10। क्योंकि आ जो है ये हमारा उदासीन स्वर है। क्या है? ये हमारा उदासीन स्वर है। क्या है? उदासीन स्वर।
तो जिस वजह से इसमें इसकी मात्रा हमें दृश्य रूप से दिखती नहीं है। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं जो 10 मात्राएं हमें दिखती हैं। इसकी मात्रा क्या होती है? ये इसकी छोटी ई, ये मात्रा होती है बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। री की मात्रा क्या होती है? री की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? ये कंडीशन। ठीक है, ए की मात्रा आए, ओ और औ। ठीक है, इतनी मात्राएं होती हैं। अब एक हम आपको शब्द दे रहे हैं, एक शब्द दे रहे हैं। आप जब छंद पढ़ोगे वहाँ पे छंद में आपको मात्राएं काउंट करवाई जाती हैं। जैसे कि जहाँ पे एक मात्रा होती है उसका हम चिन्ह क्या लगाते हैं? ये। और जहाँ पर 2 मात्राएं हमें काउंट करनी होती हैं वहाँ पर हम क्या चिन्ह लगाते हैं? ये। ठीक है, तो एक मैं बात बता दूं, जो हमारा अनुस्वार और विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग है, इनको हमेशा 2 मात्राएं ही काउंट होती हैं। इनकी कभी एक मात्रा काउंट नहीं होती है। ये हमेशा और हमेशा 2 मात्राएं ही काउंट होती हैं। अब देखिए, जैसे कि मैं एक आपको शब्द दे रहा हूँ कमल। अब मैं पूछूं कि इसमें मात्रा कितनी है, इसमें मात्रा कितनी है, तो इसमें मात्रा कितनी होंगी? 3, 1, 2 और 3। और अगर मैं कहूं ये तो मात्रा की बात हो गई, कमल में मात्राएं कितनी हैं? तो 3। और अगर मैं कहूं कि इसमें वर्ण कितने हैं? वर्ण तो वर्ण देखिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3 और 4। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। और क्वेश्चन ये है कि जो कमल है इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, वर्ण कितने हैं? तो आप बहुत से लोग कहेंगे सर 3 हैं, 4, 5 या 6। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें वर्ण कितने हैं। देखिएगा, सबसे पहले का को हमने स्वर रहित किया तो हमें क्या मिला? आ। ठीक है, उसके बाद क्या है? माँ। और माँ को स्वर रहित किया, क्या मिला? आ। फिर उसके बाद ला, और ला को स्वर रहित किया, क्या मिला? आ। अब एक रूल्स यहाँ पे आता है। अब आप कहेंगे 2, 2, 4 और 2, 6। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर अंतिम वर्ण आ होता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। चाहो तो आप इसे नोट डाल के लिख सकते हो। इसको नोट डाल के, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसको यदि इसको लिख सकते हैं, यदि किसी शब्द के अंत में अंतिम ध्वनि, अंतिम स्वर आ हो, अंतिम स्वर ध्वनि आ हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको गिना नहीं जाता है, ठीक है, उसको गिना नहीं जाता है। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि अब यहीं पे अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूँ, अब मैं यहीं पे अगर कहूँ जैसे कि कोमल, वर्ण शब्द है कोमल। अब कोमल की मैं बात करूं तो कोमल में कितने मात्राएं हैं? कोमल में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो कमल में कितनी थी? 3। और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 4। यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 4। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको 2 मात्राएं काउंट करेंगे। कौन सी है? ओ की मात्रा है। ये 2 मात्राएं हो गई। ठीक है, और ये कितनी हो गई? 1। और ये कितनी हो गई? 1। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो हमारा ह्रस्व स्वर था वो कौन कौन से? आ, ई, उ और री। ठीक है, और इनकी मात्रा 1 होती है। कितनी मात्राएं होती हैं? 1। और बाकी जो बच्चे हैं उनकी 2 मात्राएं काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये कितनी हो गई?
4। अगर मैं यहाँ पे अब मैं कहूँ कि इसमें वर्ड कितने होंगे, इसमें वर्ड कितने होंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से आप इसके वर्ड गिन सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है रोहिणी। रोहिणी, अब मैं कहूँ इनमें वर्णों की संख्या कितनी है, तो अब यहाँ पे वर्णों की संख्या कितनी होगी, देखो एक तो रा है, उसके बाद ए है, क्या है रो, ओ है, क्या है ओ, ठीक है। उसके बाद वर्णों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वर्णों की, ना कि मात्राओं की, यहाँ पे वर्णों की। फिर उसके बाद हा है और उसके बाद क्या है आ, ठीक है। उसके बाद रा है और उसके बाद क्या है बड़ी ई। अब अगर देखो वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है 6, कितनी है 6, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। जो मात्राओं स्वरूप है उसमें ह्रस्व और दीर्घ, जो छंद में हम लोगों को मात्राएं काउंट कराई जाती हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आप इसको समझिए, आप अच्छे से समझ जाइए, तो आप जब छंद पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है कि आपको मात्राएं गिनने में या काउंट करने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उम्मीद करते हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम जो आपका वर्ण विचार था वो टॉपिक पूरी तरीके से हम समाप्त कर चुके हैं। अब हम अगले टॉपिक पे जो चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा संधि का। और संधि एक इतना अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम इस पे कल बात करेंगे संधि पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपने कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट हमें छोड़ सकते हैं और हम आपका उस क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें टाइम मिलेगा हम आपका क्वेश्चन का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक आप ये वीडियो बार बार देखिए ताकि भविष्य में कभी भी हिंदी आपके लिए कोई समस्या उत्पन्न ना करे किसी भी एग्ज़ाम में। और मैं ये वादा करता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। मैंने जो इन टॉपिकों को पूरी तरीके से संपूर्ण पाठ्यक्रम लिया है, संपूर्ण सिलेबस लिया है इसका, तो उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने अभी वर्ण विचार को ख़त्म किया है, तो वर्ण विचार से अगर कोई भी प्रश्न बनता है आपके एग्ज़ाम में तो वो आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से जो मैंने पढ़ाया है वो एग्ज़ाम का आपसे बाहर होने वाला नहीं है। वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आपने अगर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो कोई भी आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।